हेलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का आपके सामने। आप यहाँ देखें 11, 2, 4, 98। मैं इधर क्यों गया? क्योंकि इधर एक बड़ी संख्या है। जब भी मिसिंग नंबर ऐसे बंद होगा स्क्वायर के अंदर, ऐसे बॉक्सेस के अंदर, तो आपको ढूंढना है कि भाई किधर बड़ी संख्या दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ बड़ी संख्या 98, इधर 100 दे रखा है, इधर क्वेश्चन मार्क, और इधर ही आपसे लुप्त संख्या पूछी भी गई है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ढूंढना है कि बड़ी संख्या किधर है और वो बाकी अंकों से कैसे आएगी। जैसे 11, 2 और 4 से 98 कैसे आया है, ये हमें देखना है। तो हमें इस तरफ जाके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जिधर बड़ी संख्या होती है ना, उधर आपका आंसर होता है। तो चलिए देखते हैं फिर किधर आपका आंसर आएगा 98 की तरफ, और वो कैसे आएगा। तो हमें देखना है 11, 2 और 4 से 98 कैसे आता है। 11, 2 और 4 छोटी छोटी संख्या है, 98 एक बहुत बड़ी सी संख्या है। जब बहुत ज्यादा अंतर आता है तब हमेशा गुणा का क्वेश्चन होता है। जैसे अब 11, 2 और 4 अगर मैं तीनों को गुणा करूं तो ही वहां तक पहुंच सकता हूं या उसके आसपास पहुंच सकता हूं। तो 11 दूनी 22, चौके 88 होता है, लेकिन यहाँ 98 है। तो जब डिफरेंस थोड़ा सा रह जाए, जैसे यहाँ 88 और 98 है, तो हम क्या करते हैं, जो आया गुणा करके उसमें रैंडमली ऐड करके देख लेते हैं भाई कितने की जरूरत पड़ी। तो ये 10 की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब ये 10 कैसे आया? रैंडमली भी आ सकता है और कोई पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन हम पहले रैंडमली मान के चलते हैं हमेशा। फिर यहाँ देखिए 3 छंग 18 और 5 की गुणा करेंगे तो 90 आएगा, और 90 से कितना दूर है 100, 10। तो अगर ये दोनों में रैंडमली वाली संख्या सेम आ जाए तो हमने रैंडमली किया है। अगर ये अलग आती तब फिर हम देखते कि 100 इन बाकी संख्याओं से, मतलब ये 10 इन बाकी संख्याओं से कैसे आ पाता। लेकिन जब दोनों में 10 का ही डिफरेंस आए तो सीधा क्या है कि रैंडमली हमें 10 का वहाँ एडिशन करना है। बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे चले तो हमें क्या करना है, इन तीनों की गुणा 8 नम 72, एकम 72, और उसमें हमें रैंडमली 10 ऐड करना है। 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 82। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी में मिल जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकता है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है? माफ कीजिए, यहाँ त्रिभुज पता करने हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। त्रिभुज पता करना है, यहाँ कितने त्रिभुज हैं। तो हमारे पास त्रिभुज के अंदर जब भी आपके पास ऐसे रेखाएं खींची रहती हैं तो वहां की जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको नंबरिंग करते हैं बढ़ते क्रम में। जैसे यहाँ 1, फिर 2, आगे और ऐसे नंबरिंग होती तो हम करते हैं यहाँ 3 ऐसे, फिर इनको आपस में जोड़ते हैं 1, 2, 3, 3, 6। अब हमारे पास सारे के सारे त्रिभुज इस प्रकार से दिए गए हैं, तो 1 और 2 इन दोनों को जोड़े तो हमें 3 मिलेगा। तो इससे हमें 3 त्रिभुज मिलेंगे, इससे भी 3 मिलेंगे, इससे भी 3 मिलेंगे, इससे भी 3 मिलेंगे। फिर अगर देखा जाए तो बीच में भी यही सेम फिगर मिल रही है, इधर भी और इधर भी। तो हम नंबर काउंट कर लें पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब 36 18 त्रिभुज हमें मिलने चाहिए। लेकिन इनमें ना मिक्स्ड करके फिगर जो है त्रिभुज बनाए होते हैं। ठीक है, दो फिगर से मिलके जो त्रिभुज बनता है, बट ऐसी कोई भी आपस में फिगर जुड़ी हुई नहीं है जिसको जोड़ के अलग से कोई त्रिभुज बन पाए। तो इसलिए सीधे 18 ही आपका आंसर हो जाएगा। 2 से 22, 22 से 198, 198 से 1386, और 1386 से आगे पूछा है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि 2 एक छोटी सी संख्या थी, एकदम से 22 हो गई। 2 से 22 पे जाना है तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या लानी है। वर्गों के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 22, 2, 198 ये कोई सी भी संख्या वर्गों के पास नहीं है। तो बड़ी संख्या जब भी हम लाते हैं तो ये तो वर्गों से आती है या घनों से या फिर गुणा से। अब यहाँ सिर्फ गुणा ही नजर आ रही है क्योंकि वर्ग के पास कोई भी संख्या नजर नहीं आ रही है, तो इसलिए आपको गुणा का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स याद रखनी है जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही पता कर पाए कि इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है, और उसी को अप्लाई करके आपको अपना आंसर निकालना है, नहीं तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो 2 से 22 पे जाने के लिए मुझे 11 गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और 22 से 198 देखो कितने टाइम्स होता है, तो ये 9 गुना होता है। तो फिर 198 से मैं आगे जाऊं तो ये 7 गुना होता है। देख लो, 8 सते 56, 6 5 कैरी, और 9 सते 63 और 5 68, और 7 एकम 7 और 6 13। तो यहाँ एक पैटर्न बन गया। पहले मैंने 11 गुणा किया, फिर मैंने 9 गुणा किया, फिर 7। अब 11 से 2 कम होता है 9, फिर 9 से 2 कम 7 होता है,
7 से 2 कम होता है 5, इसका मतलब मुझे 1386 की गुणा जो है वो 5 से करनी है, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। अब मैंने 5 से गुणा करने की आप लोगों को ट्रिक सिखाई हुई है, जिसको नहीं आती है वो सीख लो। जो भी यहाँ संख्या है उस संख्या का आधा कर दो, जैसे इसे 2 से भाग कर दो। 2 छिक्के 12, 2 नम 18, 2 तिये 6, और जो आंसर आएगा उसके आगे एक जीरो लगा देना, तो आपकी वो 5 से गुणा हो जाती है किसी भी संख्या की। और ये दे रखा है आपको ऑप्शन सी में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक, पेन, पेंसिल, इन तीनों के बीच में एक बैनर एक तैयार करना है। अब आप लोगों को पता है बुक, पेन और पेंसिल जो है सारी जो है स्टेशनरी का सामान होता है, बट बुक का कोई भी लेना देना पेन से नहीं होता और पेन का कोई भी लेना देना पेंसिल से नहीं होता। ये तीनों अपने आप में अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑप्शन बी से दर्शाएंगे। एम आता है यू तथा टी दोनों की, ये है आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ तैयार करना है। चलो करते हैं। उसने कहा एम आता है यू तथा टी दोनों की, तो आप यहाँ यू और टी बनाएंगे। ये दोनों बहन भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है, भाई भाई भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी दोनों की माता है टी, तो हम टी को ऊपर बनाएंगे। बड़ा रिश्ता हमेशा ऊपर बनाना है, छोटा रिश्ता नीचे। अगर इससे भी छोटा रिश्ता होगा तो वो इनके नीचे बनेगा, ठीक है। ऐसे ही रिश्ते को डिवाइड करते हैं लैडर फॉर्म में, मतलब ऊपर नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ऐसे। टी बहन है जे की, जे की बहन है टी। अब टी का पता चल गया कि टी लड़की है, मतलब ये 3 बहन भाई हो गए या बहन बहन हो गई, जो भी है, मतलब ये 3 हो गए यू टी जे। उसने कहा जे पुत्र है एम का, जे क्या है, पुत्र है, तो मतलब ये इनका भाई हो गया, लड़का हो गया। ये पता चल गया कि एक दो का पता चल गया कि भाई ये लड़का है, ये लड़की है। जे लड़का है, टी बहन है। लेकिन जे पुत्र है एम का, जे अगर एम का पुत्र है, जे तो लेकिन टी का पुत्र है, क्योंकि टी अगर यू और टी, माफ कीजिए हमने ये ए माता है, तो ए था ऊपर, हमने टी लिख दिया गलती से। अब ए इनकी माता है, ठीक है, तो जे की माँ होनी चाहिए ए, क्योंकि ये यू और टी का भाई है। लेकिन उसने कहा जे तो एम का पुत्र है, लेकिन हम कह रहे वो ए का पुत्र है क्योंकि उसकी माँ है, तो अगर वो एम का भी पुत्र है तो वो उनका पिता हो जाएगा एम। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता चला कि ए और एम पति पत्नी है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यही फायदा होता है ग्राफ का, ग्राफ से आप एक एक चीजों को क्लियरली समझ सकते हैं। अब उसने आगे कहा है पी का जो विवाह है वो यू के साथ हुआ है, पी का। अब यू का विवाह हुआ है पी के साथ, ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। ये पी आ गया, ये दोनों शादीशुदा है। अब लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चला यू लड़का है या लड़की है, ठीक है। यू पुत्र वधु है के की, ये पुत्र वधु है। पुत्र वधु कौन होती है, लड़के की बहू, तो इसका मतलब इसकी शादी पी से हुई है, तो पी जो है इसका पति है, पति किसका, यू का, ठीक है। और ये पुत्र वधु है के की, तो इसका मतलब जो पी है ये के का पुत्र होगा, तभी ये इसकी पुत्र वधु बन सकती है। पुत्र वधु क्या होती है, बेटे की बहू या बेटे की पत्नी। तो के का बेटा है पी, उसकी पत्नी है यू। पी किस प्रकार एम से संबंधित है, पी कौन है, पी है यू का पति, और यू कौन है, एम की बेटी। एम की बेटी का जो पति होता है उसको दामाद कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी फाइंड करनी है। तो यहाँ इसका संबंध इससे दिया है, वही संबंध इसका किससे होगा ये पूछा गया, ये होता है क्वेश्चन। तो यहाँ ज्यादातर पहला लेटर पहले से कंपेयर किया जाता है। जैसे जी है तो ये 7 नंबर होता है, उधर ये एच पे पहुंच गया तो मतलब 1 की बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ एन कितने पे होता है, 14 पे, तो ये 15 पे पहुंच जाएगा, और 15 पे होता है ओ, तो पहला लेटर ओ हो जाएगा। लेकिन यहाँ एच से हम जे पे पहुंचे। अब एच जो होता है वो 8 नंबर होता है और जे जो होता है 10, तो यहाँ 2 की बढ़ोतरी हुई है। तो ओ होता है 15 पे, तो 2 की बढ़ोतरी होकर 17 पे जाएगा, और 17 पे होता है क्यू, तो ओ के बाद क्यू होना चाहिए, तो ओ क्यू और ओ क्यू, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, बी और सी आपका ऑप्शन में नहीं आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं जे, यहाँ जे कैसे आया, किससे, आई से। आई से बिल्कुल नेक्स्ट, मतलब आई होता है 9 नंबर, जे होता है 10 नंबर, तो 1 की बढ़ोतरी हुई। पी 16 पे होता है, तो 17 हमारा आंसर होगा, और 17 पे क्यू होता है, तो ओ क्यू क्यू। ओ क्यू क्यू सिर्फ ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इसलिए लास्ट वाला लेटर क्या आएगा उसे फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? अधिवर्ष होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी जो है वो 29 दिनों की होती है। अब उसने आपसे क्या कहा है कि 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी को शुक्रवार है और जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो 31 ये लेना है। फरवरी में होते हैं 29 दिन, ये लेना है। और आपसे मार्च का प्रथम दिन मतलब 1 मार्च को पूछा क्या है, ठीक है। तो इन दोनों को आप जोड़ दो, 31 9, ये हो गया 60। तो यहाँ आप पहुंच जाएंगे। यहाँ तक करने के बाद अब आपसे कहा गया है कि भाई ये बताओ 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो हर 7 दिन पे रिपीट होता है दिन। जैसे 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो 1 + 7 जो है 8, 8 को भी शुक्रवार होगा। 8 + 7 15, 15 को भी शुक्रवार होगा। 15 7 22, 22 को भी शुक्रवार होगा। 22 7 29 को भी शुक्रवार होगा। 29 जनवरी को शुक्रवार होगा। अब 29 को शुक्रवार है तो 30 को शनिवार, 31 को रविवार, 1 को सोमवार। 1 को सोमवार है, 1 फरवरी को। फिर 7 ऐड कर दो, 1 और 7 8, 8 7 15, 15 7 22 और 22 7 29, 29 तारीख तक हमें जाना है। अभी आप बात को फिर से समझ सकते हैं। आप यहाँ देखें 1 तारीख को क्या था? 1 जनवरी को शुक्रवार, ठीक है। यहाँ हम लोग उसमें 7 ऐड किया तो 8 को भी क्या होगा? शुक्रवार। 15 को भी शुक्रवार, ऐसे ही 22 को भी शुक्रवार, 29 को भी शुक्रवार, 30 को शनिवार, 31 को रविवार, 1 को सोमवार। अगर 1 को सोमवार है तो 8 को भी सोमवार है, 15 को भी, 22 को भी, 29 को भी सोमवार है, ठीक है। अब 29 को सोमवार है, 29 के जस्ट बाद आएगा 1 मार्च, क्योंकि 29 का ही होता है, तो ये मंगलवार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि टोटल जितने आपने दिन देखे हैं उनको देख लो, वो कितने हैं? 60। इस महीने के 1 तारीख को हमें पता करने, तो इस 60 को हम 7 से भाग करते हैं। अब 7 से क्यों भाग करते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि हर 7 पे रिपीट होता रहता है। तो 7 8 56। अब ये जो शेष बचेगा वो आपको इस दिन में जोड़ना है। जैसे शुक्रवार है, शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो रविवार, तीसरा जोड़ेंगे तो सोमवार और चौथा जोड़ेंगे तो मंगलवार। तो आप लोगों को इस टाइप से करना है, क्योंकि ज़्यादा महीने हो या कितने भी ज़्यादा दिन हो तो इससे आप आसानी से निकाल पाएंगे। बस शेष निकाल के ऐड कर देना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो आप देखिए, क्रम के अनुसार का मतलब कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, कौन सा अल्फाबेट बाद में आएगा वो उसके पीछे आएगा। जैसे यहाँ सी देखें तो सब में सी है, फिर यहाँ देखें तो सब में एल है यहाँ तक, लेकिन इसमें आर है, तो ये सबसे बाद में आएगा, क्योंकि एल के बाद आता है आर अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। तो चौथा जो है ये वाला, ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, जो कि इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन ए तो आपका आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओ, यहाँ लिखा हुआ है यू, यहाँ लिखा हुआ है ए और यहाँ लिखा हुआ है आई। इन सब में एल कॉमन था, इसलिए उससे अगला लेटर देखना पड़ेगा। अब इन सब में सबसे पहले ए इसमें आ रहा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सबसे पहले ये 5वें नंबर वाला आएगा। फिर ए के बाद आई आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, तो दूसरे नंबर वाला आएगा। फिर ओ और यू में ओ पहले आएगा तो 1 और यू उसके बाद आएगा तो 3 और 4 हमारा सबसे बाद में आना था। तो 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4 दिया है ऑप्शन सी में, ये करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदल दिए गए समीकरण को सही कीजिए। मतलब हमें दो जो है आपस में चेंज करने हैं और देखना है किससे आंसर सही आएगा। तो पहले ऑप्शन में वो कह रहा है, इसे क्या करें, आप ऑप्शन से कर ले, ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि छोटी सी इक्वेशन है, आप आसानी से लगा सकते हैं। 3 की जगह मैं 7 रखूँ और 7 की जगह मुझे 3 रखना है, तो देखो क्या होगा। पहले हम गुणा करते हैं, 9 7 63 माइनस भाग करेंगे, 8 को 2 से भाग किया 4 और प्लस में 3, 63 3 66 और 66 में से 4 जाएगा 62, मुझे चाहिए 26, तो इसलिए ये मेरा ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, मैं फिर ये ऑप्शन ले लेता हूँ 7 और 9, तो यहाँ 7 रखना है, यहाँ 9। अब पहले गुणा कर लो, 7 21 माइनस 8 भाग 2 4 और प्लस 9। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ने भाग से पहले गुणा कर दी। इन दोनों के बीच में माइनस होने की वजह से ना ये अलग सोल्व हो सकता है, ये अलग सोल्व हो सकता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
21 प्लस 9 30 माइनस 4 होता है 26, जो कि आ गया यहाँ, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करना है। 510, 214, 126 और 341 में से पूछा है कौन सा विषम होगा। विषम का मतलब होता है तीन एक जैसे होंगे, एक उससे अलग होगा। विषम संख्या नहीं पूछी है, तीन एक जैसे हैं, वो अलग कौन सा है। विषम का मतलब अलग, भिन्न जो है वो पूछा गया है। तो 510 8 के घन के पास होता है, जो कि 512 है, तो उससे 2 कम है ये। तो यहाँ देखें ये किसके घन के पास है, 5 के, 5 का घन है 125, उससे ये एक ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे भाई, आराम से समझना, अगर इसके जैसा ऑप्शन ये हुआ तो फिर ये अलग हो जाएगा, और इसके जैसा ऑप्शन हुआ तो फिर ये अलग हो जाएगा। तो 214 क्या होता है, 6 के घन के पास, 6 छंग 36 की 216, उसमें से -2 ये है इसके जैसा, तो ये तीनों एक जैसे होंगे, तीसरे को करने की जरूरत नहीं है, ये आपका अलग हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको आंसर देना है ऑप्शन सी। एक व्यक्ति को दर्पण में दीवार घड़ी दिखाई देती है, घड़ी की मिनट की सुई 12 तथा घंटे की सुई 9 पर। भाई अगर 12 पे बड़ी सुई है और आपका 9 पर छोटी सुई है, ऐसे है, तो ये आपका 9 बज गए, इसका मतलब अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि घड़ी में सही समय, ये जो समय दिखाई दे रहा है ये है दर्पण वाला। दर्पण वाला जब भी आपको समय दिखाई दे, जैसे यहाँ बज गए 9 बज के यहाँ 0 मिनट हो गई, तो उसको 12 घंटे और 0 मिनट में से आप माइनस कर देना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ 12 में से 9 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 बजे हैं, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में विषम को ज्ञात कीजिए। मुंबई राष्ट्रपति भवन, दिल्ली संसद, नागपुर केंद्रीय बिंदु, हैदराबाद चार मीनार। हैदराबाद चार मीनार में मुझे संबंध नजर आ रहा है कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, केंद्रीय बिंदु नागपुर में स्थित है, संसद जो है वो दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रपति भवन मुंबई में स्थित नहीं है। तो बाकी सबके हिसाब से ये अलग है, तो इसलिए हम कहेंगे ये विषम है, या फिर गलत भी हम कह सकते हैं। ABCDEFG उत्तरोन्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। उत्तरोन्मुख होना मतलब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में बच्चों, हमें अपने सामने 7 लोगों को बैठाना है। यहाँ 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे। अब आप लोगों को जैसे जैसे ये कंडीशन बताएगा आप लोग उसको फिट कर देंगे, उसी टाइप से हम करते हैं। जैसे उसने कहा F और A के मध्य केवल 3 लोग बैठे हैं, F और A के मध्य, तो मैं कहीं भी A को बैठा लूं। उसने कहा है A और G, E न तो A। एक चीज यहाँ पे देखें कि कोई किसी छोर पे तो नहीं बैठा है। जैसे उसने कहा न तो F और न ही A किसी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, तो यहाँ A और F नहीं आ सकती, यहाँ A और F है ना, तो इसको यहाँ नहीं लिखना है। तो उसने जो पहली स्टेटमेंट कही है, उसने कहा है F और A के मध्य 3 लोग बैठे हैं, तो मैं अगर A को यहाँ बैठा लूं और मध्य में 3 लोग छोड़ दूं, 1 2 3, तो मुझे F को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ऐसे आप रैंडमली कहीं भी बैठा दो, लेकिन उसने कहा अंतिम छोर पे नहीं बैठना, तो इसलिए मैंने बीच में से स्टार्ट किया क्वेश्चन। अब उसके बाद कह रहा है न तो F न ही A किसी छोर पर बैठे, वो हमने नहीं बैठा है। A और G के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब इधर तो 2 व्यक्ति बचे नहीं है, तो G को बैठाना है। अगर बीच में 2 व्यक्ति छोड़ के, ये 2 व्यक्ति छोड़ के A के उधर, तो G को मैं यहीं बैठा सकता हूं बस। A और G के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। E न तो A और ना ही F का निकटतम पड़ोसी है। E ना तो A के पास बैठाना, मतलब यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, ना F के पास बैठाना, यहाँ भी नहीं बैठ सकता। अब E के लिए बस एक ही जगह बचती है, वो ये बचती है, तो मैं इसलिए E को यहाँ बैठा दूंगा। E B के बाएं तीसरा है, उसने कहा E जो है B के बाएं। अब B को अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, उसका बायां इधर बनेगा, पहला दूसरा तीसरा, तभी यहाँ बैठ पाएगा। B A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वो तो हमने अलग इधर बैठ ही गया। E C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, C के पास मैं E को नहीं बैठा सकता, ये रहा E हमारा C के पास नहीं बैठा सकता, इसका मतलब यहाँ C नहीं होना चाहिए। तो फिर C कहाँ होना चाहिए, मेरा C यहाँ होना चाहिए। तो व्यक्ति कौन बचा, यहाँ C हो गया, तो D बचा, अब उसको यहाँ बैठा, तो ये हो गया इसका सिटिंग अरेंजमेंट। तो B तथा A के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, E ये रहा, B ये रहा, तो उसके मध्य सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपका क्या आंसर आए। ये आप लोगों का होमवर्क है,
ऐसे ही एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे कल फिर, जो कि आता है आपका 7 बजे। आपका प्रैक्टिस सेट डेली आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट। कुछ इनमें पीवाईक्यूज होते हैं और कुछ ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। थैंक यू।